गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में हो गए, जम के पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एफएमएसएम के फास्ट ट्रैक के बैच में। बेसिक्स तो जानते ही हो आप। एफएमएसएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है ना। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चैट का इशू हो रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो आप, कोई भी बच्चा, कि एवरीथिंग इज ओके, ऑडियो वीडियो इज ओके। ठीक है, आज आपको क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास से मैं अवेलेबल रहूँगा चैट के लिए। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और ये आपका पहला लेक्चर है, तो आप बहुत कुछ बेसिक्स सीखोगे इस लेक्चर में। प्लस जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन है आप उसको भी समझोगे। ये एक फास्ट ट्रैक बैच है, दिस नॉट अ रेगुलर बैच। स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी, आपको मेरे साथ थोड़ी मेहनत करनी होगी और उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए निश्चिंत हो सकते हो, है ना। एग्जामिशन कोई नहीं रोक सकता आपका। क्या करना है, बस फॉलो करना है। तो फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर दो कोई भी ना, कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो ओके है। ठीक है, अच्छा ठीक ही होगा, एंड आई होप एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, तो सबसे पहली बात, पेपर हम सब जानते हैं ना, क्या नाम है पेपर का? एफएमएसएम, राइट। सबसे पहली बात जो आपको समझ के रखनी है ना, सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये बहुत ही आसान सा पेपर है। नो डाउट अबाउट दैट, इट्स वेरी इजी पेपर, है ना। आसान मतलब क्या होता है? इजी। इट्स अ वेरी इजी पेपर, राइट। लेकिन अगर ये इतना ही इजी है तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? ऐसा क्यों होता है कि जैसे बाकी सब्जेक्ट में बच्चों का जो रेशियो होता है फेल होने का, इसमें भी वैसा ही होता है, राइट। अगर मैं इसे इजी कह रहा हूं तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है। इस पेपर में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एफएमएसएम की बात करें तो एफएमएसएम में 50-50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। 50 मार्क्स का आपका एफएम होता है, 50 मार्क्स का आपका एसएम होता है, राइट। और यही सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि ट्रबल है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। इसको आपको समझना होगा, इसको एकदम बिल्कुल पकड़ के रख लो इस बात को आज के बाद। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ओवर सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत सारे मिलेंगे। लोग बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई करते हैं किसी एक पेपर को। जैसे आप बहुत सुनोगे कि कोई कहता है कि एसएम इज वेरी इजी, याद करना है, थोड़ा बहुत याद कर लो हो जाएगा। कुछ का कहना होता है एफएम प्रैक्टिकल पेपर है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा बहुत हो जाएगा। और यही क्या बन जाता है? रीजन बन जाता है फेलियर का। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि ये जो आपका एफएमएसएम पेपर है ना, पेपर 6, ये टेक्निकली दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ये दो पेपर्स का कॉम्बिनेशन है। और जो सिलेबस पहले, अगर आप देखोगे कि जो एफएम का जो सिलेबस पहले था, राइट, इको के साथ, वही सिलेबस कमोबेश आज भी है। एसएम का जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस कमोबेश आज भी है। और जो पैटर्न होता था पहले रिजल्ट का, वही पैटर्न रिजल्ट का आज भी है। बट चूंकि ये नया पेपर की तरह आया सामने, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आए, बहुत सारा ओवर सिंप्लीफिकेशन होना शुरू हुआ, जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों को समझ में आने लगा फिर से कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी सही रखनी होगी, वरना ये पेपर कमांड नहीं होगा। गलतियां होंगी और हम लक के भरोसे रहेंगे बहुत ज्यादा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सबसे पहले आपको एक रूल बनाना है, रूल नंबर 1। और वो रूल ये है कि आपका दोनों ही पेपर बैलेंस होना चाहिए। मस्ट बी हैविंग बैलेंस। मतलब एफएम और एसएम में आप किसी एक पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते ये सोच के कि एक जगह से मैं स्कोर कर लूं, दूसरी जगह से थोड़ा कम भी स्कोर करके तो चलेंगे। ये सबसे घटिया स्ट्रैटेजी है दुनिया की। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा अगर आपने सोचना शुरू किया ना, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेलियर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और आपको क्या करना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है एफएम और एसएम में, यानी कि दोनों में जो आपकी एक्सपर्टीज है ना, वो सेम होनी चाहिए। दोनों पेपर आपका क्या रहना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए। और जैसे ही दोनों पेपर बैलेंस हुआ, आपको एग्जाम्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बच्चा ये कहता है ना मुझे कि मेरा दोनों पेपर बैलेंस था तो भी मैं फेल हो गया,
तो मैं नहीं मानता, झूठ बोल रहा है वो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि फेलियर का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है इसमें कि आप किसी एक पेपर पे कंसंट्रेट कर देते हैं और दूसरे को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। यहां आपके मार्क्स क्या होते हैं, कम आते हैं एग्जामिनेशन में, और फाइनली हम क्लियर नहीं कर पाते। तो पहला पहला क्या रखना है रूल हमें, फर्स्ट रूल इज बैलेंस, राइट। ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि मेरे लिए दोनों ही पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों पे हमें क्या करना है, इक्वल कंसंट्रेशन लेके चलना है, ठीक है। आपके पास एक रफ नोट होना चाहिए। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है फटाफट सुन लो। रफ नोटबुक रख लेना अपने पास एक, कुछ कुछ नोटिंग होगी। मैं चाहूंगा जब मैं नोटिंग कर रहा हूं तो आप भी करो, मैं जो भी लिख रहा हूं आप भी लिखो, क्योंकि मैंने बोर्ड पे कुछ भी लिखा ना वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा। अब मैं यहां कोई कहानी तो लिखूंगा नहीं किसी फिल्म की, जो भी होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, तो वो आपके फायदेमंद ही होगा। तो आपको निश्चित रूप से क्या करना है, नोट करते रहना है। रफ नोटबुक इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया है क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सटेंसिव नोटिंग तो होगी नहीं क्लास में, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन होंगे, कुछ डायग्राम्स बनेंगे, वो आपको क्या करना है अपने रफ नोटबुक में बनाते जाना है। नंबर 1। नंबर 2, बुक की मार्किंग करनी है आपको मेरे साथ। मैं जो स्क्रीन पे यूज करूंगा ना वो बुक का प्रिंट आउट ऑलरेडी, जो बुक है बुक आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, उस बुक को यूज करना है, या फिर जिन बच्चों को अभी नहीं मिला है ट्रांजिट में है आपको डिलीवर हो जाएगा। तो आपको उस बुक को यूज करना है और बुक पे ही मार्किंग करनी है। और बुक पे जिस तरह से मैं मार्किंग करवाता हुआ चलूं वैसे ही आपको मार्किंग करते हुए चलनी है। क्योंकि हम करने क्या जा रहे हैं कि हम बुक को फिल्टर करने जा रहे हैं कि हमारे बुक में कितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं एज फार एज थियरी पार्ट इज कंसर्न। और जब हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे ना एफएम का, तो हम क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलेंगे और मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे आधारित क्वेश्चंस के आने की संभावना हमारे एग्जाम में ज्यादा है। तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, आपको मार्किंग करनी ही है, राइट। तो बुक मार्किंग आपको मेरे साथ फॉलो करना है। नंबर 3, हमारे कुछ टारगेट्स होंगे। हमारे कुछ टारगेट्स होंगे, जैसे अगर हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट सेट होंगे कि भाई इतने दिनों में या इतने घंटे में मुझे इस चैप्टर को रिवाइज करके टेस्ट में अपीयर होना है। तो आप उन टारगेट्स को प्लीज फॉलो करना। देखो, क्योंकि मुझे एक बात पता है, अगर आप क्लासरूम में हो ना, अगर आप मेरे क्लासरूम में हो तो पक्का आपका इंटेंशन पास करने का है। मैं वैसे ही बदनाम हूं, है ना, कि सर मौज मस्ती नहीं करवाते, है ना। सो आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है, आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो। तो आइडिया बहुत सिंपल है, दैट यू हैव टू फॉलो द टारगेट्स। इसको इग्नोर मत करना कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, बहुत इजी चैप्टर मैंने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं देंगे। ये काम नहीं करना है, टेस्ट आपको देना है, राइट। और जो भी टारगेट्स मैं आपको दूं वो टारगेट्स आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, दैट्स इट। बुक्स में आपके पास जो टेक्स्ट बुक है ना, एफएम का प्लस एसएम का, ये टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। और इसके अलावा मैं आपको एक एमसीक्यू बुक दूंगा जो पीडीएफ होगा, और एसएम का चार्ट बुक, एसएम ब्लूप्रिंट नाम है उस बुक का। एसएम ब्लूप्रिंट कातिल है, ये कातिल है ना, खतरनाक। क्या है ये, बड़ा खतरनाक बुक है। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे पढ़ना है वंस वी आर डन विद द सिलेबस। सो एसएम का ब्लूप्रिंट मैं आपको दूंगा, ये भी पीडीएफ होगा, करेक्ट। तो इतने सारे मटेरियल को हम पढ़ेंगे क्या सर, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जो हमारी बुक में हम मार्किंग करेंगे और ब्लूप्रिंट को हम यूज करेंगे एसएम के केस में तेजी से रिवीजन करने के लिए। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो कंटेंट है ना आपका यहां एसएम जो आप क्लास में पढ़ोगे और जो ब्लूप्रिंट का कंटेंट है ना, दोज कंटेंट आर सेम, लेकिन अलग तरह से, इजी वे में। तो अगर कंटेंट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक बार बुक पढ़ लिया है और आप एक बार चार्ट बुक पढ़ रहे हो ना, तो इट्स द सेम थिंग। आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं दो अलग अलग बुक्स को पढ़ रहा हूं, राइट। सो ये आपको मैं इतने सारे मटेरियल्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। दिस इज अबाउट द बेसिक थिंग। अब इसकी टाइमिंग यही रहेगी 7 to 8:30 मान के चलो आप, 1.5 से 2 घंटे 7 to 9 का टाइम आप फ्री रखना, 7 to 9 PM का टाइम आप फ्री रखना। और कोशिश करना लाइव में रहो, ठीक है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं रहोगे, बट कोशिश करना लाइव में रहो। या कोशिश करना अगर लाइव में नहीं है ना तो सेम डे लेक्चर देख लो। मेरा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप लाइव क्लास में आओ देखो, इट्स ओके। आप नहीं आ पा रहे हो, इट्स ओके, बट सेम डे देखना। मतलब आज रात 12 बजे से पहले आपका लेक्चर हो जाना चाहिए। अगर आप 7 से 9 में नहीं होना तो 9 बजे के बाद आप क्या करो, फटाफट उस लेक्चर को कवर कर लो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने एक दिन का लेक्चर छोड़ा और फिर दूसरे दिन के लेक्चर में आओगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपका ट्रैक टूटेगा और फिर मजा नहीं आएगा आपको, राइट। तो 7 to 8:30, 7 to 9 का शेड्यूल आपको फ्री रखना है इस बैच के लिए।
और नेक्स्ट मंथ लास्ट वीक तक हम लोग क्या कर पाएंगे, हम अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, स्पीड हमारी थोड़ी मॉडरेट रहेगी, आपको मेरे साथ बने रहना है। अब एफएम क्या होता है, एसएम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अब देखो, शुरू करेंगे हम अपने बैच को एसएम से। एसएम छोटा सिलेबस है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने नहीं है, इसमें कोई प्रैक्टिकल तो है नहीं कि हमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत होगी, और हम बहुत तेजी से इसको कवर कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसएम। अब एसएम में हमारे जितने भी क्लास लगेंगे, मैं कोई प्लान करके नहीं बैठा हूं, मैं आपके हिसाब से चलूंगा, राइट। एसएम में हमारी जितनी भी क्लासेस लगेंगी, उन क्लासेस के ड्यूरेशन में ही हमें एसएम को रिवाइज करना है। हमें एक बार, आपको एक बार मेरे साथ पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको एक बार रिवाइज करना है, और आपको टेस्ट में अपियर होना है। सो इन अ वे हमें ऐसा इंश्योर करना है कि बाय द टाइम वी आर डन विद द एसएम, हमारा एसएम पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और फिंगर टिप पे होना चाहिए, और वो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और कंटेंट की आप चिंता मत करो, वो तो आपके दिमाग में जाना ही जाना है, वो तो मेरी गारंटी है। बट आपको क्या रहना है, थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना है और मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में देता रहूंगा। तो इस बैच में पहले हम एसएम करेंगे और फिर हम एफएम करेंगे। सारी बातें अभी बता दूंगा, वैसे ही भूल जाओगे, है ना, भूल जाओगे ना, कहाँ याद रहती है सारी बातें। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पेपर 6B एसएम। आपके सामने एक चार्ट है जिसमें अटेम्प्ट वाइज क्वेश्चन है, राइट। ये फास्ट ट्रैक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपने एक बार रेगुलर पढ़ा होगा, ठीक है। देखो, अगर आप अटेम्प्ट वाइज क्वेश्चन देखो, आपको बस देखना है ना, ज्यादा मैं लोड नहीं डालना चाहता आप पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट वेबसाइट पे डाला हुआ है, parashappathshala.com, जाओ डाउनलोड कर लो, उसको रख लेना अपने पास। और मैं ये नहीं चाहता कि आप इस पे लोड लो, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा भी है ना तो भी इट्स ओके। मैं बस कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, जिसको आप गौर से देखिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो आपका 50 मार्क्स का पेपर है, इसमें टोटल जो है ना आपके 5 चैप्टर्स हैं, इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। और एक बड़ा जबरदस्त फैशन है, क्या पता है क्या फैशन है? चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट करने का, चैप्टर के सीक्वेंस को ऑल्टर करने का। और जनरली क्या होता है कि आपको सलाह दी जाती है कि ये चैप्टर पहले कर लो, इस चैप्टर को बाद में करना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आईसीआई की जो बोर्ड ऑफ स्टडी है वो क्या मतलब बिल्कुल खाली है क्या उनका? टॉप माला मतलब खोपड़ी नहीं। आपका जो एसएम के जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, वो परफेक्ट सीक्वेंस में है, उसको ऑल्टर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो किसी भी तरह का सिलेक्शन आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस मैं ये दिखाना चाहता हूं यहां। आपको ना टॉपिक पे फोकस नहीं करना, आपको टॉपिक के बारे में ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप देखोगे ना, मई 24 है, सितंबर 24 है, जनवरी 25 है, ये 3 अटेम्प्ट का आपको डिस्क्रिप्शन यहां दिख रहा है। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखोगे और जब आप उसका समराइजेशन देखोगे, तो देखो आप चैप्टर 1 से मई 24 में 2 क्वेश्चंस आए थे 5+5 मार्क्स के, 10 मार्क्स का। सितंबर में आपको एक क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, बट जनवरी में फिर से 10 नंबर का, राइट। सो अगर आप देखोगे ना, तो यू विल फाइंड दैट कि चैप्टर 1 से आपको कंटिन्यूअसली क्या मिल रहा है, 10 नंबर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। चैप्टर 2 से भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। चैप्टर 3 से भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 4 से भी 10 नंबर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 5 से भी 10 नंबर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक एक्सेप्शन को छोड़ के, दैट इज 5। इसको छोड़ के, अगर यहां 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसको छोड़ के बाकी कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी कि हर एक चैप्टर का जो है ना वो इक्वल वेटेज है। मैं बस यही दिखाना चाह रहा था आपको, दैट्स इट। सर वो टॉपिक दिखा दो ना, उस पर डिस्कशन कर लो ना, बाद में कर लेंगे बालक, यही तो काम है हमारा, यही तो करना है हमें बैच में ना। बट इक्वल वेटेज है, मतलब हम सिलेक्शन नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते एक चैप्टर को पढ़ा एक को नहीं पढ़ा, डोंट डू दैट। तो अब एक दिमाग में एक विचार आता है कि सर अगर मान लो मैं 2 चैप्टर को छोड़ दूं और मैं 3 चैप्टर को पकड़ लूं, तो 3 चैप्टर का मतलब हो गया कि 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स तो मेरा परफेक्शन हो जाएगा। अब ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि भाई ये कोई स्ट्रैटेजी थोड़ी होती है कि सिलेबस ही आधा कर लो और आधे नंबर की तैयारी कर लो, नहीं आया तो, ट्विस्ट हुआ तो, एमसीक्यू अगर अदर पार्ट से आ गया तो, बहुत सारे इफ्स हैं। और अगर बैड लक हुआ तो फिर क्या होता है, हमारा मामला उलझ जाता है। तो हमें इससे बचना है। क्या है, हमारा इक्वल वेटेज है हर एक चैप्टर का। हम देख रहे हैं 10-10 मार्क्स के चैप्टर से, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे चैप्टर का वेटेज क्या है, इक्वल है। तो हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देना है 5 के 5 चैप्टर के एसएम को, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट, एसएम। ये रिवीजन वाला पार्ट है, इस पे ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ो। Let's talk about the strategic management, ठीक है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को।
जैसा मैंने बताया आपको, टोटल मार्क्स होता है आपका 50, 15 नंबर का एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू और केस स्टडी के लिए क्या कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी आप बताओगे? जवाब है नहीं। अब मेरा बच्चा स्पेशल स्ट्रैटेजी अगर ढूंढने लगे ना एमसीक्यू और केस स्टडी के लिए, तो फिर मैंने क्या पढ़ाया, मतलब ही नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर? बड़ा सिंपल सा इसका रीजन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब आप एसएम को पढ़ते हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट से ही एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर मैं आपको 1 लाख एमसीक्यू करवा दूं और 2 लाख केस क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं तो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। एमसीक्यू ऐसे एग्जाम में प्रैक्टिस किया जाता है जिस एग्जाम में टाइम बाउंडेशन होता है, कि आपको मान लो 150 एमसीक्यू सॉल्व करना है, लेट्स से 30 मिनट्स में या 1 आवर में, तो 60 मिनट का टाइम है, 150 एमसीक्यू है। तो यहां एमसीक्यू की प्रैक्टिस की जाती है, कितनी तेजी से आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाते हैं। यहां आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत हो सकती है, बट नॉट इन सीए एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है। यहां एमसीक्यू और टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, यहां कोई टाइम का प्रेशर नहीं है। आपको बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं एंड दोज एमसीक्यूज आर स्ट्रेट फ्रॉम कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो एमसीक्यू हिट करेगा और सही करके आएगा, बिल्कुल सही करके आएगा, वो केस को भी सॉल्व कर लेगा। एमसीक्यू और केस के प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला, उससे किसी का भला नहीं हुआ है आज तक, ट्रस्ट में। सो सबसे पहली बात क्या है कि इस पे हमारा फोकस नहीं होगा, हमारा फोकस होगा कॉन्सेप्ट में। प्लस दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसएम में खास करके, वो है कंटेंट। आप लिख के क्या आते हो? अगर आपसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आप उसका मतलब जानते हो कि भाई इसका आंसर क्या होगा, and you are not able to write in an appropriate manner, you won't get marks. So content is equally important, कि हम क्या लिखते हैं, है ना। तो हमारी समझ अच्छी है, हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, और जब हम उसे लिखने जा रहे हैं तो हमारा लैंग्वेज प्रोफेशनल है, हम अच्छी तरह से उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जब मैं कंटेंट की बात करता हूं तो मैं कतई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप स्टडी मटेरियल को याद करो, आप स्टडी मैट को रटो, आप स्टडी मैट के लैंग्वेज में ही लिख के आओ, ना ही ऐसा इंस्टीट्यूट कहता है, नहीं मैं आपसे ऐसा कहने जा रहा हूं। अब आप बोलोगे सर बहुत जगह मैंने ये सुना है कि ऐसा कहा जाता है कि स्टडी मैट को याद नहीं करोगे तो बालक ऐसा है कि दर्जनों रैंक होल्डर्स, है ना, सैकड़ों एग्जामिशंस जो बच्चों के आए हैं, वो सबका को मैं एक ही चीज बताता हूं कि आपको स्टडी मटेरियल रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कंटेंट प्रोफेशनल होना चाहिए, और जैसा इंस्टीट्यूट ने कॉन्सेप्ट दिया है अगर आप उसको वैसा ही समझते हो तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली सजेस्टेड से मैच कर जाएगा। दैट इज द मैजिक एंड दैट यू विल सी, राइट। तो हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट पे, ठीक है। एमसीक्यू और केस हमारे लिए सेकेंडरी है, इन ड्यू कोर्स वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और ये पांचों के पांचों चैप्टर्स का वेटेज क्या है, इक्वल है। तो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 5वें चैप्टर तक थॉरली कवर करेंगे, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, राइट। फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 को हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट कंटिन्यूअसली कवर करेंगे, कहीं कोई हम शिफ्टिंग नहीं करने जा रहे, ठीक है। अब ये 5 चैप्टर्स क्या है इसके बारे में बात करो थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। व्हाट इज एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं बालक, तो आप कहते हो कि सर एसएम जो है, एसएम इज नथिंग बट अ प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। एक क्या है? ये प्रोसेस है। और आपको पता है प्रोसेस क्या होता है? जरा सोचो आप, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस किसको कहते हैं, है ना। अगर मैं प्रोसेस को डिफाइन करना चाहूं तो प्रोसेस में क्या होता है, तो प्रोसेस को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ध्यान से सुनना। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और टास्क, जिसकी मदद से किसी तरह के इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी मदद से किसी तरह के इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस क्या है? सीक्वेंस ऑफ टास्क है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। और सीक्वेंस की क्या खासियत होती है बताओ मुझे? सीक्वेंस का मतलब होता है पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। व्हेन आई से पहले ये, फिर ये, फिर ये, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डर, यस और नो। तो आप क्या कहते हो? सीक्वेंस का मतलब होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है कि भाई क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे,
और उन स्टेप्स के थ्रू हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस, एंड एसएम इज अ प्रोसेस. इफ एसएम इज अ प्रोसेस, certainly there is going to be some steps, right? Certainly there is going to be some tasks, some activities. जाहिर सी बात है इसमें हम कुछ टास्क, किसी तरह के स्टेप्स या कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे जिनकी मदद से हम कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे, कुछ आउटपुट अचीव करेंगे. और आपको मैं बताऊं क्या आउटपुट आप यहां अचीव करने जा रहे हो. एसएम वो प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्टेप्स, कुछ टास्क, कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ताकि हम अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. नए नए टर्म्स आते रहेंगे, मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, ध्यान से सुनते जाओ. अभी हम लोग जा नहीं रहे कंटेंट पे, एक भूमिका है, इतना तो बनता है ना यार, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, राइट? तो आप क्या कर सके, अचीव कर सके किसको, ऑब्जेक्टिव्स को. सो एसएम इज अ प्रोसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन स्टेप्स और सर्टेन टास्क्स परफॉर्म्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हम अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? अब हम किस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस टारगेट. हम अपने बिजनेस में हम क्या, किस लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, परफॉर्मेंस टारगेट क्या है. जैसे मान लो मैं कहता हूं कि सेल हमें अचीव करना है 20%, हमें पास्ट ईयर से इस ईयर जो है 20% से सेल बढ़ाना है. तो ये टारगेट हुआ ना, आपके सेल के परफॉर्मेंस का टारगेट हुआ कि आपको 20% से सेल बढ़ाना है. अगर मैं कहूं 30% से बढ़ाना है तो ये थोड़ा हायर टारगेट हुआ. तो यही होता है परफॉर्मेंस टारगेट. तो परफॉर्मेंस टारगेट का मतलब होता है द टारगेट टू बी अचीव्ड, एंड ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट अ परफॉर्मेंस टारगेट. So we have a target, we have to achieve that target, and to achieve that target we perform set of activities, and those set of activities is called as what? Strategic management. अब सवाल आता है सर ये इतना जनरल है, इतना आसान है ना, क्या हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, बट हियर वी हैव टू बी अ बिट कॉशियस. मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, ध्यान से सुनो. यहां तक तो आ गए हम. सवाल आता है कि ये इसमें जो एक्टिविटीज है ना या स्टेप्स हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, राइट? तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हम करते क्या है? सबसे पहला जो काम होता है दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस. क्या करते हैं हम? एनालिसिस करते हैं. क्यों करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सब बताऊंगा, वेट करो. एनालिसिस के बाद जो सेकंड स्टेप होता है हमारा उसे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन के बाद जो थर्ड स्टेप होता है हमारा उसे हम कहते हैं इंप्लीमेंटेशन. और इंप्लीमेंटेशन के बाद जो हमारे पास स्टेप होता है उसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. इसको हम 4 स्टेप में दिखा सकते हैं, इसको हम 5 स्टेप में दिखा सकते हैं. अलग अलग जगह हम अलग अलग तरह से दिखाएंगे, उसकी चिंता आप मत करो, है ना. मुझे पता है दिमाग में क्या आ रहा होगा, फास्ट ट्रैक ऐसा है तो रेगुलर कैसा होता होगा. ये मुझे हमेशा सुनने को मिलता है ना, कोई नई बात नहीं है, ठीक है. बट निश्चिंत रहे आप, अब क्या रहिए, निश्चिंत रहिए, बस ध्यान से सुनो, समझो. और जैसे मैं क्लास में के बीच में क्वेरी नहीं लूंगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो. तो आपको क्या करना है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना अपने नोटबुक में कोने में लिखते जाओ. वंस क्लास इज ओवर उसका फोटो खींचो, मुझे भेज दो. आपको टाइप भी नहीं करना, सीधा व्हाट्सएप कर दो और मैं आपका डाउट इमीडिएटली रिजॉल्व कर दूंगा. जस्ट आफ्टर क्लास सेंड मी ऑल योर डाउट्स. कहीं भी कोई भी दिक्कत है फटाक से भेज दो, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट में कहीं कोई पंगा ना रहे. तो बताओ पहला स्टेप क्या हो गया, एनालिसिस. दूसरा क्या हो गया, फॉर्मुलेशन. तीसरा क्या हो गया, इंप्लीमेंटेशन. चौथा क्या हो गया, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. क्यों कर रहे हैं? तो हमने कहा सर टू अचीव ऑब्जेक्टिव. एसएम इज अ प्रोसेस ऑफ, अब आप अपना डेफिनेशन बनाओ. एसएम इज अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज. ठीक है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज. ये हमारा क्या बन जाएगा, एसएम का डेफिनेशन बन जाएगा. करेक्ट. नाउ सी दिस, जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं और जब हम जनरल बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो दोनों में बहुत फर्क है. और इस बात को हमें समझना होगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाकी मैनेजमेंट डिसिप्लिन से किस तरह से अलग है. तो यहां मैं आपको ये टर्म लेके आ रहा हूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूं जिसको ध्यान से सुनो. देखो, मैनेजमेंट के बारे में मैं ज्यादा बात यहां नहीं करूंगा, अभी हमें पहला टॉपिक यही पढ़ना है चैप्टर 1 में, ज्यादा बात नहीं करूंगा. बट हाँ, एक चीज मैं आपको रिमाइंड करा दूं जो बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर. डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर इज कॉल्ड एज व्हाट, मैनेजमेंट. अब मैंने दोनों टर्म को अलग कर दिया, ध्यान से सुनना.
सही काम को सही तरह से करना मैनेजमेंट है या नहीं है, बताओ। तो फिर मिसमैनेजमेंट क्या है? तो हम कहते हैं सर देखो, अगर आप गलत काम को सही तरह से करते हो वो भी मिसमैनेजमेंट है ना। सही काम को गलत तरीके से करते हो वो भी मिसमैनेजमेंट है। गलत डिसीजन लेते हो, गलत तरह से एग्जीक्यूट करते हो वो भी मिसमैनेजमेंट है। भाई गुड मैनेजमेंट तो एक ही है सर कि आप राइट डिसीजन ले रहे हो और राइट वे में उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर, कि हमारा डिसीजन भी सही हो और हमारा एग्जीक्यूशन भी सही हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट इज, करेक्ट। अब इस पे हम ज्यादा बात नहीं करते, हम आ जाते हैं इस पे सेकंड टर्म है स्ट्रेटेजिक। मैनेजमेंट वर्ड से पहले हमारे सब्जेक्ट में मैनेजमेंट वर्ड से पहले क्या टर्म लगा हुआ है? स्ट्रेटेजिक टर्म लगा हुआ है। हमें यह समझना होगा स्ट्रेटेजिक क्या है और क्या रीजन है कि स्ट्रेटेजिक टर्म लगने से ये एक अलग सब्जेक्ट बन गया। इसका एक अपना एसेंस हो गया, इसका एक अपना इंपॉर्टेंस हो गया। क्यों ऐसा हो गया? राइट। सो स्ट्रेटेजिक वर्ड का मतलब है कि तीन चीजें जरूर होंगी, 3 थिंग्स विदाउट एक्सेप्शन, और ये होगा हमारा गोल्डन रूल। आई होप आप लिख रहे हो। ये क्या हो जाएगा? हमारा गोल्डन रूल हो जाएगा। मैं इसको गोल्डन रूल क्यों कहता हूं? अकाउंट्स पढ़ते हो ना, बचपन में पढ़ना शुरू करते हो, सबसे पहले क्या पढ़ते हो? गोल्डन रूल पढ़ते हो ना। ऐसे ही हमारे ये एसएम का गोल्डन रूल है, याद रखना। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। सबसे पहला रूल क्या है? अगर कहीं भी आपको स्ट्रैटेजिक टर्म दिखाई दे, जैसे यहां मैनेजमेंट से पहले दिख रहा है, कहीं भी आपको स्ट्रैटेजिक टर्म दिखाई दे, जैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है, जैसे आपका एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, एक होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एक होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन। तो कहीं भी अगर आपको स्ट्रैटेजिक टर्म दिखाई दे, इसका मतलब है 3 चीजें जरूर होंगी विदाउट एक्सेप्शन। पहला, इट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट, ऑलवेज कंसर्न्ड विथ टॉप मैनेजमेंट। ये हमेशा किससे कंसर्न्ड होता है? टॉप मैनेजमेंट से कंसर्न्ड होता है। मैं क्या कह रहा हूं? कंसर्न्ड होता है। तो आपको कनेक्टेडनेस दिखाई देगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, बहुत सारे एग्जांपल देखोगे आप। तो इट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट। सो व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दिस इज अ मैटर समथिंग व्हिच बिलोंग्स टू और कंसर्न्ड विद द टॉप मैनेजमेंट। यानी कि एसएम जो है वो किससे कंसर्न्ड है? वो टॉप मैनेजमेंट से कंसर्न्ड है, राइट। अगर मैं आपसे ना, मैं कहता हूं एक मैनेजमेंट से पहले मैं एक और टर्म डालता हूं, ऑपरेशन, और मैं कहता हूं ऑपरेशनल मैनेजमेंट, और मैं पूछूं क्या ऑपरेशनल मैनेजमेंट एसेंशियली टॉप मैनेजमेंट से कंसर्न्ड है? आप बोलोगे नहीं नहीं सर, इसके आगे स्ट्रेटेजिक टर्म नहीं है ना, आपने जैसा बताया। इफ स्ट्रेटेजिक टर्म इज देयर, इसका मतलब वो टॉप मैनेजमेंट से कंसर्न्ड है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज टेक्निकली नॉट कंसर्न्ड विद द टॉप मैनेजमेंट, so it is always concerned with the top management. पहला रूल। रूल नंबर 2, it is always future oriented, it is always future oriented। याद रखना है इस बात को, ये हमेशा क्या होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। स्ट्रैटेजी का ना आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आप सोचोगे ना कि स्ट्रैटेजी का तुरंत आपको आउटपुट मिल जाए, ऐसा नहीं होने जाना है। हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बोलेंगे स्ट्रैटेजी को अपनी ट्रू शेप में आने में ना बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम जो आपको देना होगा। तो strategy evolves over a period of time. Strategy is future oriented. Whatever decision, strategical decision you are taking today, it may impact your business 5 years down the line. आज निर्णय लिया, इसका असर आपको 5 साल के बाद दिख सकता है। So it is always future oriented. It is focused towards future. Creating a better future is the essence of strategic management or strategy. तीसरा, it involves entire organization. It involves entire organization. जब भी कभी कुछ स्ट्रैटेजिक होगा ना, तो आपको हैवी मोबिलाइजेशन दिखाई देगा रिसोर्सेस का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और पूरा ऑर्गेनाइजेशन वाइड कोऑपरेशन की जरूरत होती है आपको। इसीलिए आप कह रहे हैं कि इन्वॉल्व करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन वाइड कोऑपरेशन चाहिए आपको इफ इट इज स्ट्रैटेजिक। तो ये 3 गोल्डन रूल है बालक, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। क्या बोला आपने? इट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट, इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इट इन्वॉल्व्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 गोल्डन रूल है। यानी कि किसी भी टर्म से पहले अगर स्ट्रैटेजिक टर्म आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और यही रीजन है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक अपना विशिष्ट स्थान है। इट्स डिफरेंट पेपर, इट्स अ डिफरेंट डोमेन। It is concerned with top management. It is future oriented. It will impact the future of your company.
It will help you to, attain the position of number one. It will help you to create competitive advantage. It will help you to become the leader in the market. ये जनरल बिजनेस स्टडीज नहीं है, इट्स डिफरेंट। अब इसके डिफरेंस का मैं आपको छोटा सा नमूना बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्या कहा आपने मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को आपने कहा डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर इज मैनेजमेंट। तो जहां मैनेजमेंट कहता है कि सही काम को सही तरह से करो, वहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पता है क्या कहता है? वो कहता है अरे भाई सही काम को सही तरह से करने वाले तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आप कहां अलग हो? आप में क्या खास है जो दूसरों के पास नहीं है ना? गलतियों को मत करो, गलतियों को अवॉइड करो। मैनेजमेंट कहता है सही काम को सही तरह से करो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहता है गलतियों को अवॉइड करो। इट्स टोटली डिफरेंट डोमेन, है ना? सो आप क्या कहते हो? एसएम इज अ प्रोसेस जिसमें वी हैव द एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, जिसके मदद से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है ये कंसर्न होता है टॉप मैनेजमेंट से, ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। नाउ सीरियस, हमने कहा कि जब हम एसएम की बात करते हैं तो हमने कहा एसएम इज अ प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस के पहले स्टेप को हमने क्या कहा? एनालिसिस। दूसरे स्टेप को हमने कहा फॉर्मुलेशन, फिर हमने कहा इंप्लीमेंटेशन, और इंप्लीमेंटेशन के बाद हमने कहा इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ऑल ओके? ठीक है, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, तो ये हमारा क्या है? ये एसएम का प्रोसेस, ये स्टेप्स है। अब जरा ध्यान दो कि क्या क्या चीजें हैं ये, इनका क्या मतलब है। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस के बाद है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है फॉर्मुलेट करना। ध्यान देना, क्या करना? फॉर्मुलेट करना, बनाना, क्राफ्ट करना। क्राफ्टिंग, फॉर्मुलेशन आर द सेम थिंग। तो जब फॉर्मुलेट करने की बात आती है तो हम क्या फॉर्मुलेट करते हैं? जैसा मैंने आपको कहा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, इट प्रिपेयर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर। तो जब आप अपनी कंपनी को देखते हो ना, आज यहां ये आपका करंट पोजीशन है, तो आप ये देखते हैं कि भविष्य में हम कहां पहुंचना चाहते हैं या हम अपने कंपनी को किस पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये जो आपका फ्यूचर पोजीशन है ना, फ्यूचर पोजीशन है ना, जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, इसको कहते हैं विजन। दिस इज योर विजन। आज अगर आपने कंपनी स्टैब्लिश करी तो जाहिर सी बात है किसी विजन के साथ करिए। आप फ्यूचर में अपनी कंपनी को कैसा बनाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, राइट? सो दैट इज योर विजन। तो आपको क्या करना होता है? व्हेन यू आर डूइंग योर बिजनेस, यू हैव टू फॉर्मुलेट योर विजन। आपको अपने विजन को फॉर्मुलेट करना होगा, क्योंकि अगर विजन नहीं है आपके पास तो आपका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। विजन क्या करता है? एक डिफाइंड कर देता है कि हाँ, हमें इसी पाथ पे आगे बढ़ना है। जैसे आपने कहा कि आई वांट टू बिकम द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, तो अब आपको पता है बिगेस्ट कंपनी बनने के लिए आपका सेल्स वॉल्यूम हाई होना चाहिए। तो यू नो योर पाथ नाउ। आपका पूरा फोकस किस पे होगा? सेल्स पे होगा। आप कहते हो कि आई वांट टू बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन इंडिया, तो अगर आप मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको आपका पाथ डिसाइड हो गया, आपका मार्जिन पे आपका ध्यान होगा कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। सेल कम हो चलेगा बट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिटेबल बनेंगे। सो विजन गिव्स यू डायरेक्शन। जब आप फॉर्मुलेशन में जाते हो ना, तो आप क्या करते हो? अपने विजन को फॉर्मुलेट करते हो, और विजन के साथ साथ विजन को कैसे अचीव करें, फॉर दैट पर्पस वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मिशन। हम अपने विजन एंड मिशन को फॉर्मुलेट करते हैं। अब ये जो विजन है ना, ये बड़ा लंबे टाइम का विजन होगा, जाहिर सी बात है। तो अब लंबे टाइम का विजन होगा तो अब ऐसा तो नहीं है, मान लो आपके लाइफ का कुछ विजन है, तो आप उस लाइफ के विजन को क्या आज से 50 साल के बाद जाके इवैल्यूएट करोगे कि मैंने अचीव किया या नहीं किया? तो आप बोलोगे नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता है। उस विजन तक पहुंचने के लिए मेरे छोटे छोटे मैंने अपने गोल्स बनाने होंगे मुझे। जैसे मुझे पहले सीए करना है, सीए करने के बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे गोल्स होंगे लाइफ के, तभी मैं उस विजन तक पहुंच सकता हूं। सो इसी विजन एंड मिशन से हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं गोल्स को। सो फॉर्मुलेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हम विजन एंड मिशन को फॉर्मुलेट करते हैं, और इसी विजन एंड मिशन से हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मुलेट किया? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट कर लिया।
अब सवाल आता है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जाए। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी नीड टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी। तो फिर क्या आता है, हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी आता है। हमने क्या किया, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया। इसका अपना एक प्रोसेस होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमने क्या किया, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया। किसको अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्टिव आया कहां से, ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कहां से आया? तो आप बोलोगे सर विजन एंड मिशन से। तो अगर मैंने स्ट्रैटेजी से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया तो अल्टीमेटली क्या अचीव हो जाएगा, विजन एंड मिशन अचीव हो जाएगा। तो हमने फॉर्मुलेट किया विजन एंड मिशन को, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, देन वी फॉर्मुलेटेड आवर स्ट्रैटेजी। नाउ वंस वी हैव फॉर्मुलेटेड आवर स्ट्रैटेजी, देन देयर कम्स कि हम उसको क्या करें, एग्जीक्यूट करें। देखो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको प्लानिंग अप्लाई नहीं करना है ना, तो बेटर है कि आप प्लानिंग मत करो, क्योंकि जो आपका प्लानिंग करने में जो टाइम दिया ना आपने, वो टाइम भी बेकार हो गया। तो इससे अच्छा प्लानिंग ही मत करो, है ना। जैसे कहते हैं ना कि मेरे को स्टडी शेड्यूल बनाना है। अब एक बच्चा है, बड़ा मेहनत से स्टडी शेड्यूल बनाता है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगा के, है ना, अलग अलग टीचर्स की वीडियो देख के, है ना, स्टडी शेड्यूल बना लेता है, राइट। और फिर उसके बाद कभी भी उस स्टडी शेड्यूल को फॉलो ही नहीं करता है। तो मुझे बताओ, उसने जो 1 हफ्ता लगाया था ना स्टडी शेड्यूल बनाने में, वो 1 हफ्ता भी उसका क्या हो गया, बेकार हो गया। क्या सुनो, तो क्या उसको स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए था? नहीं। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करने जा रहे हो ना, तो दोस्त प्लानिंग मत करो, कोई फायदा नहीं है उसका। प्लानिंग में जो आपका टाइम जा रहा है ना, आपके रिसोर्सेज जा रहे हैं ना, वो भी बेकार हो जाएंगे, राइट। सो अगर हमने प्लान किया है, अगर हमने फॉर्मुलेट किया है, तो यानी कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूशन को कहते हैं हम इंप्लीमेंटेशन। मतलब जो स्ट्रैटेजी हमने यहां बनाया ना, उसको एक्शन देते हैं, तो कहते हैं पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। क्या बोलेंगे, पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। देखो छोटे छोटे स्टेटमेंट में बना रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये याद रहेगा, और जब ये याद रहेगा ना तो आंसर लिखते वक्त ऑटोमेटिकली आपका आंसर अच्छा होता चला जाएगा। क्या बोलोगे, पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन इज बेसिकली इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है क्या करना, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन होता है ये। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहां फॉर्मुलेशन था, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया। अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको। जब हमने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, तो एक बात बताओ कि दुनिया स्थिर है या अस्थिर है? इज इट स्टेबल और अनस्टेबल? अब क्या बोलोगे सर, अनस्टेबल है, चीजें बदलती है। चीजें क्या होती हैं, बदलती हैं। तो क्या बदलते माहौल में, बदलते एनवायरमेंट में हमारा बदलना जरूरी है? एनवायरमेंट किसको कहते हैं, सराउंडिंग्स को। तो बिजनेस का भी एक सराउंडिंग्स होता है जो लगातार बदलता रहता है। तो क्या क्या चेंजिंग एनवायरमेंट में, चेंजिंग सराउंडिंग्स में बिजनेस को भी चेंज होना चाहिए? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल कि जो हमने फॉर्मुलेट किया, जो भी हमने डिसाइड किया, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, क्या ये हमेशा के लिए वैलिड है? क्या ऐसा हो सकता है तब जबकि एनवायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है? तो हम बोलेंगे नहीं, जो कैलकुलेशन आप आज कर रहे हो ना, ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं होता। तो जैसे 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 टाइम आगे बढ़ेगा ना, जैसे हम कहते हैं सर पहले किसने सोचा था चैट जीपीटी आएगा, मशीन लर्निंग आएगा? तो एआई और मशीन लर्निंग सिर्फ किताबी बातें थी, उसका इंप्लीमेंटेशन तो कहीं था ही नहीं। लेकिन आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने क्या किया है, रिवोल्यूशनाइज कर दिया है ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री को। हर एक कंपनी को क्या करना हो रहा है, एआई और एमएल पे मूव करना पड़ रहा है। सो व्हाई दैट इज, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। हम बोलेंगे जो आज हम डिसाइड कर रहे हैं ना, ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, सिचुएशंस बदलती हैं। तो हमें क्या करते रहना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया, हम देखते रहते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया। जो स्ट्रैटेजी हमने बनाया, हम देखते रहते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी वैलिड है। जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थे तब जब हमने स्ट्रैटेजी बनाया था, तो हम चेक करते रहते हैं कि क्या वो एनवायरमेंटल कंडीशंस सेम हैं। इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। हम कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, इवैल्यूएट करते रहते हैं अपने अचीवमेंट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को। और इवैल्यूएशन के बाद हमें जरूरत पड़ी तो हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल एक्सरसाइज कर देते हैं, राइट। तो आप क्या बोलोगे, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। मैं एक चीज को बस यहां ले रहा हूं, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स व्हेन नीडेड। क्या बोलोगे, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स व्हेन नीडेड। अगर जरूरत हुई तो हम क्या कर देते हैं, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। करेक्टिव एडजस्टमेंट्स मतलब करेक्शन कर देते हैं। करेक्शन करने का मतलब, करेक्शन करने की जरूरत क्यों हो रही है, क्योंकि इसका मतलब हम लोग अपने ट्रैक से डिरेल हो चुके हैं। हम करेक्शन करते हैं कि वापस हम कहां आ जाए, ट्रैक पे आ जाए। तो देखो ये फॉर्मुलेशन, ये इंप्लीमेंटेशन, ये इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ठीक है। अब जरा देखो, ये आपके 3 स्टेप हो गए।
जब आपने फॉर्मुलेशन किया ना, तो आपने अपना विजन एंड मिशन बनाया, आपने गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किया, आपने स्ट्रेटजीज बनाए। आपको पता है ये आपने कैसे बनाया? ये आपने कैसे बनाया? बताओ मुझे, ये आपने कैसे बनाया? सोचो जरा। क्या आपके कंपनी का जो सीईओ है, सीईओ के ओपिनियन को आपने कंसीडर किया होगा? जवाब दो यस या नो में। क्या सीईओ के ओपिनियन को आपने कंसीडर किया होगा? क्या सीईओ का जो गट फील होता है, गट फील होता है ना कि क्या सही होगा मेरे लिए, है ना, मेरी कंपनी के लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये जो गट फील होता है ना, क्या ये गट फील को आपने कंसीडर किया होगा इन सबको फॉर्मुलेट करते वक्त? क्या आपने उसके ओपिनियन को कंसीडर किया होगा, उसके गट फील को कंसीडर किया होगा? क्या सीईओ ने क्रिएटिव थिंकिंग लगाया होगा? एकदम क्रिएटिवली सोचना कि क्या कर सकते हैं, क्रिएटिवली ऐसा सोचना, ऐसा ऐसा बुद्धि लगाया होगा उसने? और अगर लगाया होगा तो क्या आपने इसको कंसीडर करके ये बनाया होगा? हाँ, तो जवाब क्या है? नहीं, नो। हम कहते हैं सर मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको मजाक लग रहा है क्या? क्या मतलब, क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? आपको सर मतलब ये बताओ, आपको पता है, एक बात सर, छोटी सी बात बताओ, मैंने पूछा क्या बताओ, आप बोलोगे कि सर एक छोटी सी स्ट्रैटेजी ना किसी कंपनी को बंद कराने के लिए काफी होती है। अ सिंगल फेलियर ऑफ स्ट्रैटेजी, सिंगल स्ट्रैटेजिकल फेलियर में बैंकरप्ट अ कंपनी। ये इतना सीरियस मामला है ना, जहां आप ये कह रहे हो कि एक सिंगल स्ट्रैटेजी के फेल होने से कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, कंपनी बंद हो सकती है। वहां आप गट फील से चलोगे, वहां आप क्रिएटिव थिंकिंग लगाओगे, वहां पर्सनल ओपिनियन यूज करोगे? पर्सनल ओपिनियन बायस्ड होता है। तो जवाब है नहीं। याद रखना, स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन कभी भी गट फील, ओपिनियन या क्रिएटिव थिंकिंग के इस्तेमाल से नहीं करी जाती। इट इज टोटली फैक्ट बेस्ड, इट इज टोटली डेटा बेस्ड। हम फैक्ट के आधार पे डिसीजंस लेते हैं, हम फैक्ट के आधार पे अपने विजन मिशन को डिसाइड करते हैं। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारे क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेसेस हैं। जब तक हम आप खुद को स्टडी ना करें, अपने रिसोर्सेज को स्टडी ना करें, अपनी इंडस्ट्री को स्टडी ना करें, अपने कॉम्पिटिटर्स को ना हम ठीक तरह से समझे, हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि यहां अलाउड ही नहीं है कि आप पर्सनल ओपिनियन के आधार पर डिसीजन ले लो। सो टू डू द फॉर्मुलेशन, it is essential to do the analysis. Analysis of what? तो आप कहते हो एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो बिजनेस एंड बिजनेस के एनवायरमेंट को हमें पहले एनालाइज करना होगा। उस एनालिसिस से वी गेट लॉट ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स, और उन डेटा एंड फैक्ट्स पे आधारित होकर हम अपना फॉर्मुलेशन करते हैं। तब हमारा फॉर्मुलेशन सही होता है, उसमें गलतियां नहीं होती या गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेप इज द एनालिसिस हियर। तो हमने क्या करना है? एनालाइज करना है। किसको? तो आपने कहा सर बिजनेस एनवायरनमेंट को। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, गवर्नमेंट है, इकोनॉमिकल सिचुएशन है जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस कंट्री का, एंड सो ऑन। अभी आगे सीखोगे डिटेल में। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें क्या करना होगा? एनालाइज करना होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। INT मतलब इंटरनल, EXT मतलब एक्सटर्नल। जब हम इंटरनल को एनालाइज करते हैं ना, तो हम अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं। तो यहां हमें मिलता है दो फैक्टर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और जब एक्सटर्नल को एनालाइज करते हैं तो यहां हमें मिलता है दो फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और इस SWOT पे आधारित होकर हम क्या करते हैं? अपने फॉर्मुलेशन को परफॉर्म करते हैं। तो स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन व्हाट? SWOT। SWOT के आधार पे ही स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है। और अब आप इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के एसेंस को समझो। हमने अपने बिजनेस को, एनवायरनमेंट को स्टडी किया, SWOT को समझा, स्ट्रेटजी बनाया। लेकिन क्या जो SWOT आज है वो हमेशा सेम रहेगा? आप बोलोगे नहीं सर, आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट तो बदलता रहेगा। बिकॉज एनवायरनमेंट इज डायनामिक, एनवायरनमेंट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली, एंड सो द SWOT विल चेंज। एंड इफ द SWOT चेंजेस, योर स्ट्रेटजी मस्ट बी चेंज्ड। क्योंकि आपका स्ट्रेटजी SWOT पे आधारित है। SWOT ही बदल गया तो स्ट्रेटजी तो बदलना ही पड़ेगा आपको। समझ रहे हो इवैल्यूएशन कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है? तो ये आपके SM का प्रोसेस है। इस तरह से आपने एनालाइज किया, फॉर्मुलेट किया, इंप्लीमेंट किया, और आप जीतते हैं इस लड़ाई में। ये पूरा प्रोसेस आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके देता है।
ये पूरा प्रोसेस आपको मार्केट प्लेस में यूनिक बनाता है। ये पूरा प्रोसेस आपको नंबर 1 की पोजीशन देता है इन द मार्केट प्लेस। यही आपका एसएम का प्रोसेस है, करेक्ट। और यही प्रोसेस एसएम का सिलेबस है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो सिलेबस होता है ना, वो हमेशा, आप चाहे पीएचडी कर लो एसएम में, सिलेबस आपको सेम मिलेगा, राइट। कंटेंट का फर्क होता है, लेवल का फर्क होता है, बट आपको सिलेबस सेम मिलेगा, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस और आपको क्या करना होता है, सारे स्टेप्स को थॉरोली स्टडी करना होता है। तो आपके पास एनालिसिस है। एनालिसिस हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर में डाला गया है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। तो हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर में डाला गया है एनालिसिस, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में। बट मैं आपको पहले ही बता दूं, एब्सोल्यूट एनालिसिस नहीं है, बीच बीच में स्ट्रैटेजी वगैरह भी डाल दिया गया है, चलेगा, थोड़ा सा खिचड़ी करने की कोशिश की गई है, बट इट्स ओके। फिर आता है हमारा फॉर्मुलेशन। तो स्ट्रैटेजिक चॉइस करके हमारे पास एक चैप्टर है, स्ट्रैटेजिक चॉइस, जहां आप स्ट्रैटेजी के फॉर्मुलेशन की बात करोगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ते हो, थोड़ा सा मिक्स मैच है, बट ये फॉर्मुलेशन ना आपको स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में देखने को मिलेगा, राइट। एंड देन यू हैव द इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इस तरह से अगर आप देखोगे तो आप इस पूरे प्रोसेस को कितने चैप्टर में बांटा गया, 5 में। और पहले चैप्टर को दे दिया गया इंट्रोडक्शन, जहां आपको एसएम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जो कुछ भी आप सीख रहे हो ना, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, जहां आप एसएम का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, एसएम क्या है, एसएम के क्या स्टेप्स होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, एंड सो ऑन, राइट। तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसके बाद बाकी के 4 चैप्टर में आपको पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप क्या करते हो, थॉरोली कवर करते हो। दिस इज योर एसएम एंड दिस इज योर सिलेबस। अब इससे ज्यादा जानने की हमें फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हो, नहीं है ना? देखिए, ये है आपका एसएम का बुक, यही बुक आपको मिला होगा, ठीक है, एसएम का, या मिलेगा, जो भी कंडीशन है। सो दिस इज योर एसएम बुक, ओके, ठीक है, बाद में देख लेंगे उसको। चलिए, सो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। लोड होने में टाइम हो रहा है, उसको बाद में देखेंगे। वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। देखो, चैप्टर 1 का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हाईली फंडामेंटल चैप्टर है, इसीलिए हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। स्टार नहीं लगाऊंगा मैं इसमें। इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। ट्रिपल स्टार क्यों नहीं लगाया? ट्रिपल स्टार हम क्वेश्चंस पे लगाते हैं। तो सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 3 कैटेगरी में हम कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस को बांटेंगे। और जो ट्रिपल स्टार होगा मोस्ट प्रोबेबल होगा, उसके बाद डबल स्टार, उसके बाद सिंगल स्टार। तो इंट्रोडक्शन टू एसएम, ये आपका पहला चैप्टर है। अब ध्यान से इस चैप्टर के ब्रेकअप को समझो। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, राइट। अगर आप इंट्रोडक्शन टू एसएम को देखोगे तो इसमें जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जो बेसिकली आपसे एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, दैट इज मैनेजमेंट। ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट को कितने तरह से देखा जा सकता है। देयर आर 2 व्यूज जो आप समझोगे आगे जाके। तो मैनेजमेंट आपका पहला सवाल बनता है। आ गया ना तो एकदम कहते हैं ना जिसको हलवा हलवा क्वेश्चन होगा ये एग्जामिनेशन में। आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। तो पहला सवाल बनता है, व्हाट इज मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट कैन बी सीन फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स और 2 व्यूज, एक्सप्लेन दैट। तो मैं 2 व्यूज को एक्सप्लेन करना होता है। मैनेजमेंट के बाद जो दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा, दैट विल बी स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी में ना दे विल नेवर आस्क यू व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, दे वॉन्ट आस्क। आपको अगर कहीं लिखने की जरूरत पड़ गई तो आप लिख सकते हो, बट आपको पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन। बट यहां से बनता है हमारा दूसरा सवाल, जो बड़ा हॉट टॉपिक है। एक बच्चे का जैसे अभी यूट्यूब पे कमेंट आया था कि सर आपने May 25 के एग्जामिनेशन में भी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है, जबकि ये प्रीवियसली पूछा जा चुका है, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने क्या बोला बच्चे को? मैंने बोला दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, है ना। प्रीवियस में ऐसे एविडेंसेस हैं जहां इस टॉपिक को रिपीट करके पूछा गया है, तो हमें इसको खास करके ध्यान में रखना है। एंड दैट इज बेसिकली स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, ये हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 2। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन बनता है फैक्ट बेस्ड, एक क्वेश्चन बनता है फैक्ट बेस्ड। जब मैं चैप्टर पे जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है। मतलब एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, और ये बड़ा फेवरेट है आईसीआई के लिए। आईसीआई क्या करता है, एक छोटा सा स्टेटमेंट उठाता है, उसको क्वेश्चन बना देता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन जिस अटेम्प्ट में आते हैं ना, तो बच्चों की ना, कहते हैं ना, फ्यूज उड़ जाना है ना, मेंटोस खाना पड़ता है दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। समझ में ही नहीं आता भाई पूछा क्या, राइट, कहां से पूछ लिया इसने। और फिर हम कुछ भी लिख के आते हैं। ऐसे में पता है सबसे मजेदार बात क्या है, कोई बच्चा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता, सब सब कुछ लिख के आता है। बस ये नहीं पता होता है कि लिखा क्या है, लिख देना है बस। हमें ये नहीं करना, हमें पता होना चाहिए जो हम लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है और मेरा आंसर क्या है। इसमें एक समन्वय होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा यहां। उसके बाद दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम, इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम, और एक बनता है लिमिटेशंस ऑफ एसएम। इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम एंड लिमिटेशंस ऑफ एसएम, ये दोनों बड़े जनरल क्वेश्चन है। ये अक्सर आते रहते हैं एग्जाम, ऑल्टरनेटिवली आता है। ये दोनों लगातार आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बड़े जनरल क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बाद, ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, देन यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आपको, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का। स्ट्रेटेजिक इंटेंट से एक क्वेश्चन हमें तैयार करना है सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज कंपोनेंट्स। और जब स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कंपोनेंट्स को मैं आपको तैयार कराऊंगा, तो इसी के अंदर मैं आपको 3 टॉपिक को कवर कराऊंगा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। और मैं आपको सिखाऊंगा कि ये तीनों से अलग अलग तरह से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो विजन अपने आप में एक टॉपिक हो सकता है, मिशन अपने आप में टॉपिक हो सकता है, ऑब्जेक्टिव अपने आप में एक टॉपिक हो सकता है, और ये तीनों टॉपिक कंपोनेंट का पार्ट भी हो सकता है। मतलब स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कंपोनेंट के तरह भी इस सवाल को पूछा जा सकता है। तो मैं इसको सिंगल क्वेश्चन में रखूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा डील कैसे करते हैं और किस तरह से दोनों को हम एक साथ तैयार कर सकते हैं, और इसको 2 क्वेश्चन बनाने की हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेटेजिक लेवल्स। स्ट्रेटेजिक लेवल्स, स्ट्रेटेजिक लेवल्स में वी हैव सर्टेन पोटेंशियल क्वेश्चंस। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बनता है एक। सबसे पहले लेवल्स के जो फंक्शंस होते हैं, यहां से सीईओ के फंक्शंस के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 लो आप। यहां लेवल्स के फंक्शंस के अलावा दे में आस्क यू टू एक्सप्लेन नेटवर्क रिलेशनशिप। लेवल्स का नेटवर्क रिलेशनशिप क्या हो सकता है, +2 मिसलेनियस। मतलब टोटल आप देखोगे 10 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस मैक्स। अगर मैं कुछ छोटे क्वेश्चंस और बनाऊंगा आपके लिए, तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा। 10 to 12 क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन दिस चैप्टर, है ना। 10 से 12 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा, राइट। और बड़ी आसानी से आप इस चैप्टर को क्या कर लोगे, कमांड कर लोगे, करेक्ट। सर 10 से 12 क्वेश्चन में 3 तो आप वैसे ही हटवा दोगे, है ना। जाहिर सी बात है 2-3 क्वेश्चंस तो मैं वैसे ही आपको क्या करूंगा, हटवा दूंगा उसमें से, करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, राइट, ये डिस्प्ले का इशू है। तो वी विल डू वन थिंग, वी विल स्टॉप हियर टुडे, राइट। आज आपका पहला क्लास था। आई होप यू गॉट द आइडिया एसएम क्या है, एंड यू गॉट द आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। सो अगली क्लास से बुक तैयार रखिएगा। टुमारो वी विल हैव आवर सेशन। तो आज अगर हमने थोड़ा पहले छोड़ा है तो हम कल उसको कंपनसेट करेंगे। ये चलता रहेगा बालक, ध्यान रखना। तभी मैंने आपको बोला है 7 to 8:30 इज द ऑफिशियल टाइम, 7 to 9 हमें ब्लॉक करके रखना है, राइट। सो और लेक्चर में जो भी डाउट हो, किसी भी तरह का कंसर्न हो, किसी भी प्रॉब्लम फील हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई टॉपिक समझ में ना आए, आप क्या करोगे, उसको नोट करते रहोगे और मुझे इमीडिएटली भेज दोगे। मैं लाइव क्लास में ज़्यादा क्वेरी नहीं लूँगा, वरना हम डिस्टर्ब होंगे, हमें ज़्यादा टाइम हमारा लगना शुरू हो जाएगा, और मैं जितना इनपुट दे पाऊंगा ना आपको, उतना उसमें फिर हिंड्रेंसेस आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी को रखेंगे आफ्टर सेशन के लिए, और डेली बेसिस पे मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। आपको बिल्कुल हिचकने की जरूरत नहीं है। छोटा सा भी अगर डाउट आता है, किसी वर्ड का अगर मीनिंग भी नहीं मालूम है ना, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है ना, या आपको चैट जीपीटी पे जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सिंपली मुझसे पूछ सकते हो। मैं ही आपका गूगल हूँ, मैं ही आपका चैट जीपीटी, करेक्ट। सो विल स्टॉप हियर टुडे, टुमारो विल स्टार्ट एट 7 PM शार्प, करेक्ट। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर को हम शुरू करेंगे, और
प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, अपने नोटबुक और अपने बुक के साथ तैयार रहिए। स्टॉप हियर टुडे, सी यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।